दरवाजे की कॉल बेल बजी। थके कदमों से कमरे की सीढ़ियां उतर श्रीकांत ने एक भरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। शांति को सामने खड़ा देखकर उनकी सांस में सांस आई। शांति के अंदर कदम रखते ही पल भर पहले का उजाड़ मकान उन्हें घर लगने लगा। कुछ चलकर श्रीकांत वहीं दरवाजे की दूसरी तरफ रखे सोफे पर निढाल बैठ गए और चेहरे पर नकली मुस्कान ओढ़ते हुए बोले, बड़ी देर कर देती हो आजकल। मेरी तो तुम्हें कोई चिंता ही नहीं। चाय की तलब से मेरा मुंह सूखा जा रहा है। कैसी बात करते हैं साहब जी, कल रात भर आपकी चिंता लगी रही। कैसी तबीयत है अब? रसोई घर में गैस पर चाय की पतीली चढ़ाते हुए शांति ने पूछा। पिछले 2 दिनों से बुखार में पड़े हुए हैं श्रीकांत। बेटा बहू दिन भर ऑफिस में रहते हैं और देर शाम घर लौटकर उन्हें इतनी फुर्सत नहीं होती कि बूढ़े पिता के कमरे में जाकर उनका हाल चाल ही पूछ लिया जाए। हाँ कहने पर बेटे ने दवाइयां लाकर जरूर दे दी, पर बूढ़े बुखार में तपे देह में कहाँ इतना दम कि समय समय पर उठकर दवा पानी ले सकें। उस अकेलेपन में शांति ही श्रीकांत का एकमात्र सहारा थी। श्रीकांत एएसआई पद से रिटायर हुए तब सरकारी क्वार्टर छोड़ उन्हें बेटे के साथ पॉश सोसाइटी में स्थित उसके आलिशान फ्लैट में शिफ्ट होना पड़ा। नया माहौल, नए लोग के साथ होते उन्हें कभी ये सब नहीं खला, मगर साल भर पहले पत्नी की मृत्यु के बाद बिल्कुल अकेले पड़ गए। श्रीकांत सांझ तो फिर भी पार्क में टहलते, हम उम्र साथियों के साथ हंसते बतिया निकाल लेते थे, मगर लंबे दिन और उजाड़ रातें उन्हें खाने को दौड़ती। इस अकेलेपन के डर ने उन्हें शांति के करीब ला दिया था। 35-36 वर्षीय परित्यक्ता शांति श्रीकांत के लिए घर पर काम करती थी। शांति को उसके पति ने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वो उसके लिए बच्चे पैदा नहीं कर पाई। लंबी छरछरी देह, सांवला रंग, उदास आंखों वाली शांति जाने कब श्रीकांत की ठहरी ठहरी सी जिंदगी में अपनेपन की लहर जगा गई, पता ही नहीं चला। अकेलापन, अपनों की उपेक्षा, प्रेम, मित्रता, ना जाने क्या बांध गया दोनों को एक अनाम रिश्ते में, जहां इंतजार था, फिक्र थी और डर भी था। एक बार फिर से अकेले पड़ जाने का डर। पल भर में ही अदरक इलायची की खुशबू कमरे में फैल गई। चाय टेबल पर रख शांति वापस जैसे ही रसोई घर की तरफ जाने को हुई, तभी श्रीकांत ने रोक कर उसे अपने पास बैठा लिया और चाय की चुस्कियां लेने लगे। तो तूने अच्छी चाय बनाना सीख ही लिया? शांति मुस्कुराती दार्शनिक सी मुद्रा में बोली, मैंने तो जीना भी सीख लिया है साहब जी। मैं तो अपने आप को एक जानवर सा भी नहीं आंकती थी। पति ने किसी लायक नहीं समझा तो बाल पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। माँ बाप ने भी साथ छोड़ दिया। आप जीने की उम्मीद न जगाते तो घुट घुट कर या जहर खाकर अब तक मर चुकी होती। पुरानी बातें याद क्यों करती है पगली? तू क्या कुछ कम एहसान कर रही है मुझ पर? घंटों बैठकर मेरे अकेलेपन पर मरहम लगाती है। मेरे अपनों के लिए बेमतलब सी हो चुकी मेरी बातों को मायने देती है। और सबसे बड़ी बात, बीमारी में ऐसे खातिरदारी करती है जैसे कभी मेरी माँ और पत्नी करती थी। भीग गई 2 जोड़ी पलकें, देर तक दर्द घुलते रहे। आंसू पोंछती शांति रसोई घर की तरफ चली गई। उसकी आंखों के आगे उसका दूषित अतीत उभर आया और उभर आए किसी अपने के रूप में उसके साहब जी। उन दिनों कितनी उदास और बुझी बुझी रहती थी शांति। श्रीकांत ने उसकी कहानी सुनी तो उन्होंने एक नए जीवन से उसका परिचय कराया। उसे याद आया कैसे उसके साहब जी ने काम के बाद उसे पढ़ना लिखना सिखाया। जब वो छुटपुट हिसाब किताब करना सीख गई, तब श्रीकांत ने उसके लिए सिलाई के हुनर को आगे बढ़ाने का सुझाव दिया। आत्मविश्वास से भर गई थी शांति। श्रीकांत के सहयोग से अपनी झोपड़पट्टी के बाहर एक सिलाई मशीन उसने डालकर सिलाई का काम करने लगी, मगर अपने साहब जी के एहसानों को भूल नहीं पाई। समय निकालकर उनकी देखभाल करने दिन में कई बार आती जाती रहती थी। सोसाइटी से कुछ दूर ही थी उसकी झोपड़ी, सो श्रीकांत को भी सुबह होते ही उसके आने का इंतजार रहता। मगर कुछ दिनों से श्रीकांत के पड़ोसियों की अनाप शनाप फप्तियां शांति के कानों में पड़ने लगी।
खूब फांस लिया बुड्ढे को, खुलेआम धंधा करती है। बुड्ढे की अय्याशी तो देखो, आंख में बहू बेटे तक की शर्म नहीं, खुद के लिए कुछ भी सुन लेती। उसे तो आदत ही थी इन सब की, मगर दयालु साहब जी पर लांछन उसे बर्दाश्त नहीं था। फिर भी साहब जी का अकेलापन और उनकी फिक्र उसे श्रीकांत के घर वक्त बेवक्त ले ही जाती थी। वो सोचती, जब हमारे अंदर कोई गलत भावना नहीं, तो जिसे जो सोचना है सोचता रहे। जब तक खुद साहब जी आने के लिए मना नहीं करते, तब तक मैं उनसे मिलने आती रहूंगी। शाम को पार्क में टहलने नहीं जा सके श्रीकांत। बुखार तो कुछ ठीक ही था, मगर बदन में जकड़न थी। कांपते हाथों से खुद के लिए चाय बना बाहर सोफे पर बैठ ही थे, बहू बेटे को सामने खड़ा पाया। दोनों की घूरती आंखें उन्हें अपराधी घोषित कर रही थी। श्रीकांत कुछ पूछते उससे पहले ही बेटा उन पर बरस उठा। पापा, आपने तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा हमें, एक नौकरानी के साथ। छी छी, मुझे तो कुछ कहते हुए शर्म आती है। ये क्या बोले जा रहे हो अविनाश? श्रीकांत के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। अब बहू गुर्राई, अपनी नहीं तो कुछ हमारी ही इज्जत का ख्याल कर लेते। पूरी सोसाइटी हम पर थू थू कर रही है। पैर पटकते हुए दोनों रोज की तरह भीतर कमरे में ओझल हो गए। श्रीकांत वहीं बैठे रहे, उछाले गए कीचड़ के साथ। वे कुछ समझ नहीं पाए कहाँ चूक हुई, मगर बच्चों को उनकी मुट्ठी भर खुशी भी रास नहीं आई। ये उन्हें समझ में आ गया था। ये बेनाम रिश्ते जितने खूबसूरत होते हैं, उतने ही झीने होते हैं। उछाली गई कालिक सीधे आकर मुंह पर गिरती है। दुनिया को क्या लेना किसी के सुख दुख से, किसी की तन्हाई से। वे अकेलेपन में घुट घुट कर मर जाएं या अपनों की बेरुखी को उनकी बूढ़ी दे ताउम्र झेलती रहे। या रिटायर हो चुका उनका ओहदा इच्छाओं उम्मीदों को भी रिटायर घोषित क्यों ना कर दे। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर ना जाने उनकी खुशियों पर ही क्यों ये समाज सेंध लगा कर बैठा है। श्रीकांत सोचते, बूढ़ा आदमी इतना महत्वहीन क्यों हो जाता है कि वो मुट्ठी भर जिंदगी भी अपनी शर्तों पर नहीं जी पाता। बिल्कुल टूट गए थे श्रीकांत। जाने कब तक वहीं बैठे रहे, पूरी रात आंखों में कट गई। दूसरे दिन सुबह चढ़ी, देर तक कॉल बेल बजती रही, मगर श्रीकांत ने दरवाजा नहीं खोला। बाहर उनकी खुशी का सामान बिखरा पड़ा था और भीतर उनका अकेलापन। बुढ़ापे की बेबसी ने अकेलापन चूल लिया था। फिर शाम भी ढली। बेटा बहू काम से खिलखिलाते हुए लौटे और दोनों अजनबी सी नजरें श्रीकांत पर उड़ेल कमरों में ओझल हो गए।